हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्लास 9 का चैप्टर 1 में कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अन्य परिमेय संख्या ज्ञात कैसे करते हैं। जैसे हम लोग वाई फॉर्मूले भी निकाल कर देखे थे, और अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है तो कैसे निकाल सकते हैं, उस मेथड से भी हम लोग दो परिमेय संख्याओं के बीच अन्य परिमेय संख्या निकालना सीखे थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, है ना, वो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, जहां P और Q क्या है? दो पूर्णांक हैं, है ना। P और Q क्या है? पूर्णांक है, तथा Q जो है Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं है। ठीक है, पूर्णांक के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यानी कि जो प्राकृत संख्याओं का जो संग्रह होता था उसमें 0 और ऋणात्मक पूर्णांकों को शामिल कर लेने से जो संख्याओं का संग्रह जो प्राप्त होता था, एक पूर्णांक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता था। ठीक है, और इसे हम Z से सूचित करते थे। तो ये था परिमेय संख्या। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो इसके एग्जाम्पल है √3, है ना, √2 भी है। ठीक है, √2 भी एक अपरिमेय संख्या है। √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11, √12, √13, √15, √17। ठीक है, ये सारी कैसी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हम देखते हैं। अपरिमेय संख्याएं भी अपरिमित रूप से अनेक होती है। अपरिमेय संख्याओं की जो संख्या है वो क्या है? अनगिनत है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है पाइथागोरस के अनुयायियों ने यह साबित किया था कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात अपरिमेय संख्या है। पाइथागोरस के अनुयायियों ने, है ना, पाइथागोरस के अनुयायियों ने √2 को ये साबित करके दिखाया था कि पाइथागोरस के अनुयायियों ने √2 को यह साबित करके दिखाया था कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद 425 ईसा पूर्व, है ना, 425 ईसा पूर्व के आसपास थियोडोरस, कौन? थियोडोरस ने यह दिखाया कि √3, √5, √6, √7, है ना, √10, √3, √5, √6, √7, √10। ठीक है, 8 मेंशन नहीं है बुक में, 8 के बारे में नहीं लिखा हुआ है, अर्थात इन्होंने √8 को उस समय नहीं दिखाया होगा कि यह एक अपरिमेय संख्या है, जबकि √8 भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन थियोडोरस ने √3, √5, √6, √7, √10, √11, √12, √13, √15 और √17, है ना, इन संख्याओं को उन्होंने यह दिखाया कि यह एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, से साबित किया, प्रूफ किया, है ना। उसके बाद 1700 ईस्वी के अंत में, 1700 ईस्वी के अंत में, है ना, 1700 ईस्वी के अंत में लेम्बर्ट तथा लेजांड्रे,
कौन कौन? लेम्बर्ट तथा लेजांड्रे, है ने? लेजांड्रे ने सिद्ध किया कि पाई भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। 1700 ईस्वी के अंत में लेम्बर्ट और लेजांड्रे ने सिद्ध किया कि पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है नहीं? पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आगे हम लोग पढ़ेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे प्रूफ करके देखेंगे। फिर पाई को भी देखेंगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या क्यों है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि यदि a एक धन्य संख्या हो तो सिंबल √a धन संख्या a के धनात्मक वर्गमूल को सूचित करता है। आपको समझ में नहीं आया होगा कि हम क्या बोले, चलिए देखते हैं। यदि क्या हो a एक धन संख्या हो, है ना, तो सिंबल √a है ना, सिंबल √a जो है धन संख्या a के धनात्मक वर्गमूल को सूचित करता है। √a क्या है? धन संख्या a के धनात्मक वर्गमूल को सूचित करता है। किसको? धनात्मक वर्गमूल को सूचित करता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं एग्जांपल से इसे हम समझते हैं कि ये कह क्या रहा है। मान लीजिए कि कोई धन संख्या हमारे पास है 16 है। ठीक है, कोई धन संख्या 16 है। धन मतलब पॉजिटिव नंबर, है ना? पॉजिटिव नंबर कोई 16 है। अब √16, जनरली √16 का जो मान होगा ये कितना होता है? ±4 होता है। जबकि जनरली हम लोग √16 का मान अगर हमसे पूछा जाता है तो हम सीधा कहते हैं 4 होगा। ठीक है, क्योंकि 4 चौक 16 होता है। इसका वर्ग कितना होता है? 4 चौक 16, है ना? यानी इसका वर्गमूल 4 आता है, इसलिए हम जनरली 4 कहते हैं। लेकिन इसका √16 का जो मान होता है वो ±4 होता है, यानी कि +4 भी होता है और -4 होता है, दोनों होता है। ठीक है, लेकिन हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है कि कोई भी धन संख्या का, है ना, वर्गमूल जो है धनात्मक है, सिंबल यानी कि √a, यह प्रतीक जो है धनात्मक वर्गमूल को दर्शाता है या सूचित करता है। तो हमारे धन संख्या 16 लिए थे और इसका रूट हो जाता है +-4, लेकिन यह सूचित किसको करेगा? धनात्मक वर्गमूल को, न कि ऋणात्मक वर्गमूल को। सूचित किसको करेगा? धनात्मक वर्गमूल को, यानी कि यह जो है +4 को सूचित करेगा, धनात्मक वर्गमूल को सूचित करता है ना? इस ऋणात्मक वर्गमूल को यह सूचित नहीं करता है। तो ये था। चलिए अब देखते हैं कि √1 एक अपरिमेय संख्या कैसे है, इसे हम प्रूव करके देखते हैं। तो चलिए प्रश्न हमारा क्या है? सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे कैसे सिद्ध किया जाएगा? तो इसे हम विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। ये कह रहा है, प्रश्न हमारा कह रहा है √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो कंट्राडिक्शन यानी विरोधाभास का मतलब क्या हुआ? हम मान लेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, माना कि √2 एक परिमेय
संख्या है ना, तब क्या हो जाएगा, √2 इक्वल टू P बटा Q है ना, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 है ना, और P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, तब √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बटा Q। कोई भी परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो P बटा Q के रूप में हो, जहां P और Q क्या है, इंटीजर्स हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। परिमेय संख्या का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं रहता है, उसे ही हम परिमेय संख्या का, रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने माना है। अब हमने क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, किसमें, इसमें। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर इक्वल टू P/Q का स्क्वायर। ठीक है, यह हो जाएगा √2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 2 बराबर हो जाएगा P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर। यह हो जाएगा, Q इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर इक्वल टू 2Q स्क्वायर। इसको लगा देंगे समीकरण फर्स्ट। ठीक है, ये तिरछा तिरछा गुना हो गया, नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है, ऐसे ऐसे गुना हुआ तो P स्क्वायर इक्वल टू 2Q स्क्वायर। ये आ गया हमारा समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब देखेंगे कि P स्क्वायर इक्वल टू 2Q स्क्वायर है, तो Q के साथ जो है 2 क्या है, इसका गुणनखंड है, यानी कि P स्क्वायर क्या है, एक सम संख्या है। अब यहां लिखेंगे कि चूंकि P स्क्वायर एक सम संख्या है, इसलिए P भी एक सम संख्या होगा। अब ऐसा हम कैसे कह सकते हैं कि P स्क्वायर एक सम संख्या है तो P भी एक सम संख्या होगा, क्योंकि किसी भी सम संख्या का वर्ग ही सम संख्या हो सकता है। ठीक है, जैसे कि P स्क्वायर है ना, तो 2 का, मान लीजिए 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 है ना। तो ये क्या है, ये सारे क्या है, सम है। ठीक है, ये सारे क्या है, या स्क्वायर के रूप में है, तो आप स्क्वायर के रूप में देखिए, ये क्या है, सम संख्या है ना, क्योंकि इसका मान जो होगा वह भी क्या है, सम ही है। तो यह सम संख्या यानी कि इसके अंदर जो है, जिसका ये वर्ग है, यानी 4 का, 2 का, यह भी क्या है, 4, 2 भी क्या है, सम संख्या है।
यानी कि ऐसा होता है कि सम संख्या का वर्ग ही सम हो सकता है, विषम संख्या का वर्ग सम नहीं हो सकता है। जैसे आप देख लीजिए कि ये विषम संख्या है, इसका वर्ग ये ऑलरेडी सम नहीं है और इसका वैल्यू भी सम नहीं है। 3 तिया कितना होता है 9, 5 यह भी विषम संख्या है, इसका वर्ग कितना होता है 25, ये सम आता है नहीं आता है। तो सम संख्या का वर्ग ही जो है सम होता है, यानी कि पी स्क्वायर अगर एक सम संख्या है, अब क्यों है, क्योंकि इसके साथ दो गुणनखंड में है, क्यू स्क्वायर के साथ दो गुणनखंड में है, इसलिए सम हो जाता है। तो पी स्क्वायर जब एक सम संख्या है, इसलिए पी भी क्या होगा, एक सम संख्या होगा, है ना। अब चलिए आगे चलेंगे इसमें। अब इसका प्रोसेस नेक्स्ट है कि माना कि P इक्वल टू 2m, जहां m क्या है, m एक पूर्णांक है, ठीक है, m क्या है, एक पूर्णांक है। अब P का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, P का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, P के जगह पर क्या ले लेंगे 2m, तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2q स्क्वायर, है ना। या हो जाएगा 2m स्क्वायर का मतलब कितना, 2 दूना 4 और m स्क्वायर बराबर हो गया 2q स्क्वायर। अभी 2 से कट जाएगा, या हो जाएगा q स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 2m स्क्वायर, है ना। q स्क्वायर बराबर कितना आ गया 2m स्क्वायर, इसको लगा देंगे समीकरण सेकेंड। अब देखिए q स्क्वायर भी क्या है, एक सम संख्या आ रहा है। अब देखिए कि q स्क्वायर भी क्या है, एक सम संख्या आ रहा है, क्योंकि q स्क्वायर का वैल्यू कितना है 2m स्क्वायर। चूंकि 2m स्क्वायर के साथ गुणनखंड में है, तो 2 जब गुणनखंड में रहेगा तो क्या होगा, ऑलरेडी वो सम संख्या होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण 2 से स्पष्ट है कि q स्क्वायर एक सम संख्या है, अतः q भी एक सम संख्या होगा, ठीक है। चूंकि q स्क्वायर क्या है, एक सम संख्या है, इसलिए q भी क्या होगा, एक सम संख्या होगा, क्योंकि किसी सम संख्या का वर्ग ही जो है सम संख्या हो सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि P और Q, है ना, इस प्रकार हमने क्या देखा कि P और Q दोनों क्या है, एक सम संख्या है। जबकि हमने क्या माना था कि P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन जब दोनों सम संख्या है तो उभयनिष्ठ गुणनखंड तो होगा ही, ठीक है। तो हमारा मानना गलत हुआ कि P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये हमारा मानना क्या है, गलत है। अतः √2 क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात वह क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे कि इस प्रकार P तथा Q दोनों सम संख्याएं हैं, अर्थात
दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड दो है ना, जो कि हमारी मान्यता के विरुद्ध है। क्या विरुद्ध है कि P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है नहीं, हमारी मान्यता के विरुद्ध है कि P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हमने यहां माना था ना कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है ना, तब √2 = P बटा Q, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है, तथा Q is not equal to 0 और P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इस मान्यता के विरुद्ध आ जाता है, क्योंकि P तथा Q में क्या है, दोनों सम संख्याएं हैं, अर्थात दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। चूंकि दोनों सम संख्याएं हैं तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 का तो होना अनिवार्य है, जो कि हमारी मान्यता के क्या है, विरुद्ध है। अतः है ना, यहाँ पे फिर लिखेंगे, अतः √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ये प्रूफ हो गया है ना, नहीं है, अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगर परिमेय संख्या नहीं है तो कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये प्रूव्ड हो गया। यही हमें साबित करना था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट हमें पढ़ना है वास्तविक संख्याएं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण, है ना। उसके बाद फिर पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण, फिर पाई एक अपरिमेय संख्या कैसे है इसे सिद्ध करके देखेंगे। ठीक है, तो आज इस क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग को कैसा लगता है ये क्लास, इसे आप कमेंट में जरूर लिखें। ठीक लगता है तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक करें। ठीक है, और ठीक लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।